हेलो दोस्तों, मैं लिपुन स्वागत करता हूं डिजिटल पाठशाला एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन सब सारे जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, प्रतीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से। ठीक है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। फिर 1893 ईसा में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। कौन कहा था? कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा थे। कौन क्या कहे थे? बापू कहा था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, ये याद रखें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, मतलब राष्ट्रीय पताका है, वो क्या है दोस्तों? वो तिरंगा है। वो सबको पता है तिरंगा है। तो उसके बारे में चलिए हम कुछ विस्तार रूप से जानते हैं। भारतीय ध्वज नेशनल फ्लैग को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। तो दोस्तों, तिरंगा झंडे के बारे में और विस्तार से जानते हैं। इस तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा धुंधला दिखता होगा, ये देखिए, ये 3 आड़ी पट्टियां हैं, आप देख सकते हैं। ये एक है, यहाँ पे 3 भाग करें तो 3 आड़ी पट्टियां, ये 1, ये 2, ये 3, 3 आड़ी पट्टियां हैं। तो इस ध्वज के लंबाई और एवं चौड़ाई का अनुपात 3:3 है। मतलब लंबाई अगर 3 हो तो चौड़ाई कितना होगा? 2 होगा। ये अगर 3 मतलब 3 में आकार में आप ले सकते हो, या 3 फीट कर लो, 3 मीटर कर लो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी झंडा कितना भी बड़ा बना सकते हो, मगर जो अनुपात रहेगा, अगर ये 3 गुना होगा तो ये 2 गुना होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तिलिया वाला अशोक चक्र है। यहाँ पे एक चक्र देखते होंगे आप। ठीक है, इसमें जो तिल होते हैं वो 24 होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। ये जो तिल है टोटल अगर गिनती करोगे तो वो 24 होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। तो ये 24 तिलियां 24 घंटे का भी प्रतीक है। तो इसे सारनाथ कहाँ से लिया गया है? ये जो 24 तिलियां, ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है, ये आप देख सकते हैं। ये केसरिया रंग है, गहरा केसरिया रंग होता है, जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो केसरिया रंग है वो किसके प्रतीक है, तो आप आंसर दे सकते हैं किसके प्रतीक है, कि साहस और बलिदान का प्रतीक है। अब मध्य में जो सफेद रंग है, जो सत्य एवं शांति का प्रतीक है। आपको पता है सफेद रंग शांति का प्रतीक तो वैसे भी होता है, तो ये सत्य और शांति का
प्रतीक है। और सबसे नीचे जो हरा रंग है, ये कलर, इसमें आपको ब्लैक दिख रहा होगा मगर ये हरा होता है, ठीक है। तो ये जो हरा रंग है ये किसका प्रतीक है? ना विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। तो सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को 6 में कोलकाता के पारसी बागान चौराहे मतलब आंगन पर हरा, पीला और लाल रंगों की खाली पट्टियां वाले तिरंगा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था, ठीक है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तन रूप फहराया। आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया था। 19 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट व तेनसिंग मार्ग एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें कि 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें और ऐसे मत सोचें कि ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। ये एक तरह से स्टैटिक सीखे मान लीजिए। 9 जनवरी 1987 को कर्नल जे.के. बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया था। 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है, मगर अभी दोस्तों ये नहीं है, इसको आप याद ना रखें। 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर वेज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे, मतलब जो उनके पोशाक में था, ठीक है, उनके जो कपड़े में था स्पेस सूट, उसमें सूट में जैसे यहाँ लगे होता है, यहाँ लगे होता है, यहाँ पे कोई लोगो होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई लोगो होता है, मतलब जो तिरंगा का यहाँ पे लोगो होता है ना, वो सूट पहन के गए थे। 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कब फहराया ये इम्पोर्टेंट है, मतलब याद रखें, कब? 15 नवंबर 2008 को, ठीक है, चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व अमेरिका, रूस तथा यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज वहां फहराए हैं। 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 से ले लिया है। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से लाल मतलब साल के किसी भी दिन आप झंडा अभी फहरा सकते हो। पहले ऐसा नियम नहीं था, 2002 से पहले कोई भी मतलब जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको कोई भी ध्वजारोहण नहीं कर सकता था, मगर अभी आप किसी भी दिन, खाली ये नहीं कि खाली हम जिस दिन स्वाधीनता दिवस है या गणतंत्र दिवस है उसी दिन, ऐसा नहीं है, साल के किसी भी दिन आप फहरा सकते हो, मगर उचित सम्मान के साथ, ठीक है। नियमों को मतलब नीचे नहीं गिरना चाहिए, उसको मतलब चीरा या फटा नहीं होना चाहिए, ऐसे कई झंडा के जो सम्मान के रूप में कई चीज़ें बनाए गए हैं, उस सबको आपको नज़र में रखते हुए झंडा को फहराना होगा, ठीक है। तो हमारा राष्ट्रीय गान देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान जो है नेशनल एंथम, ये रहा हमारा राष्ट्रीय गान, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 52 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान के बारे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए इसको कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट को हम आगे करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय गान जो होता है वो जनगण मन की रचना कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कौन किए थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। और ये मूल रूप से बांग्ला भाषा की थी और इस राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। और इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखें, काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है।
यह गान सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखें। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। कितने पंक्तियां हैं दोस्तों? 13 पंक्तियां हैं, और जिसके गायन में कितने टाइम लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 52 सेकंड का समय लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय गान होता है आमा सोनार बांग्ला, उसका भी रचना किए थे। कौन? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रीय गान को कलर ट्यून नहीं बनाने का निर्देश जारी किए। ठीक है, तब से आज तक कोई भी इसको कलर ट्यून नहीं रखते हैं। ठीक है, 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक के 100 वर्ष पूरे हो गए। कब? 27 दिसंबर 2011 को। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या है दोस्तों? वो वंदे मातरम है। क्या है दोस्तों? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम देख सकते हैं, ये है वंदे मातरम का रचना, आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, वो कौन लिखा था? देख सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1800 कब लिखे गए थे? 1874 में। कब लिखे गए थे? 1874 में रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उनका यह गान बंगाली भाषा में था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 ईसा में की थी, और जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। तो वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये भी कलकत्ता, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में, और फहराया गया था जो झंडा, और ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस राष्ट्रीय गीत को कुल 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, और इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट याद। पन्नालाल घोष ने इनका जो धुन तैयार की थी राष्ट्रीय गीत की। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम अरविंद घोष ने किए थे, जबकि इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। सर्वप्रथम 1927 में फारसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान थे। ठीक है, तो चलिए, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम यहीं पर रखते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास है हम राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से हम शुरू करने वाले हैं। तो 1-2 पॉइंट और है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। 1949 में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, और जिनके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रीय गीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया। बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, जो जितने भी 10 शीर्ष राष्ट्रीय गीत हैं जो पूरा पृथ्वी के, उनमें सेकंड मतलब द्वितीय स्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस सूची में पहला स्थान किसको प्राप्त हुई है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आयरलैंड के राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे वीडियो में आएगा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, उससे हम आगे डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा और थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा, तो आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कि अच्छे से एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।